इंटेंसिटी, इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? मुझे पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इंटेंसिटी के बारे में सोचूं, आई रिजल्टेंट, अगर मैं को यहां से हटा दूं, उसको रूट हटा देता हूं, देखना आप लोग, तो यहाँ पे ए रिजल्टेंट का स्क्वायर होगा, और आई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ए के स्क्वायर के। तो उसकी जगह मैं क्या आई लिख सकता हूँ? आई रिजल्टेंट ए वन के स्क्वायर की जगह क्या मैं आई वन लिख सकता हूँ? ए टू के स्क्वायर की जगह क्या आई टू लिख सकता हूँ? ए वन की जगह मैं क्या रूट आई वन इंटू रूट आई टू कॉस डेल्टा थीटा लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आई क्या? और ये बात समझ में आपका, देखो क्या डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ध्यान से देखना क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक तरफ लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक तरफ लिखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक तरफ लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरी तरफ लिखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नंबर वन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट होता है, ए रिजल्टेंट, वो कितना होता है? A1 प्लस A2। ठीक है, दोनों का सम हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ए रिजल्टेंट, वो क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमेशा। फिर एंगल, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एंगल होता है कॉस डेल्टा थीटा, वो कितना होता है? डेल्टा थीटा आपका 0 होता है, तो कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू 1 होगी। इसमें कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी? रिस्पेक्टिव में -1 होगी। और क्या डिफरेंस है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट जो निकलेगा, आई रिजल्टेंट, बताओ क्या निकलेगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा थीटा। कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी? 1। अब ये क्या हो जाएगा? देखो ये क्या रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? आई रिजल्टेंट क्या? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस पर डबल टिक कर लो, कई बार क्वेश्चन आता है इस पर। ठीक है, सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रूट I1 माइनस रूट I2, दोनों के इंटेंसिटी का रूट का स्क्वायर, रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। ठीक है, अगला मैंने इसमें बताया था एंगल जो है वो 0 हो, 0 के बाद फिर 360 हो, 360 के बाद फिर 720 हो। तो अगर इस तरह के एंगल होते हैं तो जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो डेल्टा थीटा अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो क्या ये 2n पाई होगा? n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 0 रखोगे फिर 2 पाई। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी डेल्टा थीटा की? 0, 2 पाई, क्या क्या आएगा बताओ? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। अगर इस तरह का फेज डिफरेंस हो तो आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा थीटा कितना होगा? इसका अगर जनरल फॉर्मूला बनाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाई था। ठीक है, तो 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई, अगेन n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, एंड सो ऑन। जब भी इस तरह का होगा तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आएगी? या तो पाई होगी, या 3 पाई होगी, या 5 पाई होगी, 7 पाई होगी, मतलब ऑड वैल्यूज होगी। और यहाँ पे क्या होगी? इवन वैल्यूज। ठीक है, तो इवन वैल्यूज होगी
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ऑड वैल्यूज होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, अब फेज डिफरेंस कितना होगा ये भी निकाल लेते हैं हम लोग कि फेज डिफरेंस कितना होगा। तो मुझे पता है कि डेल्टा थीटा और डेल्टा एक्स के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन था वो? डेल्टा थीटा इक्वल टू, मैंने पढ़ा था 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स निकाल लो। देखो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा थीटा इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब डेल्टा थीटा की जगह ये वैल्यू रख दो। ठीक है, ये वैल्यू हो सकती है डेल्टा थीटा फेज डिफरेंस कितना? 2n पाई इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो डेल्टा एक्स कितना आया? n लैम्डा। डेल्टा एक्स कितना आया? n लैम्डा। तो अगर n लैम्डा का फेज डिफरेंस हो तो n की वैल्यू रखो, तो डेल्टा एक्स n की वैल्यू अगेन 0 1 2 3, तो क्या होगा? 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। ठीक है, तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। अगर इस तरह का पार्ट डिफरेंस हो तो किस तरह का इंटरफेरेंस होगा? अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब डायरेक्टली मैं इसके लिए भी सेम रिलेशन यूज कर रहा हूं। डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा की वैल्यू पुट कर दो आप लोग, 2n प्लस 1 पाई लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, क्या आएगा? 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा। अगेन n की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 1 2 3। तो 0 रखूंगा तो क्या आएगा? लैम्डा बाई 2। 2n 0 हो जाएगा, क्या आएगा? लैम्डा बाई 2। तो अगर आपका पार्ट डिफरेंस क्या हो? लैम्डा बाई 2 हो, फिर इसके बाद क्या आएगा? 3 लैम्डा बाई 2 हो, या 5 लैम्डा बाई 2 हो, डैश डैश डैश, तो आपका जो इंटरफेरेंस होगा दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आई बात समझ में? एनी डाउट? नो सर। सोर्स किसको बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स। कभी सुना है आपने कोहेरेंट सोर्स? कोहेरेंट सोर्स सुना है कभी? कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोहेरेंट sources having constant phase difference. Sources having constant phase difference, ऐसे सोर्सेज जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है और जिनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो इस तरह के सोर्सेज को हम लोग बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो देखो कोहेरेंट सोर्सेज मतलब दो अलग अलग सोर्सेज, उन दोनों अलग अलग सोर्सेज को मैं कोहेरेंट का बोलूंगा जब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। एंड फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी भी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आर सेम, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, अब दो अलग अलग मैं बल्ब लेके आया, दोनों ही 100 वाट के बल्ब है और दोनों ही येलो कलर के बल्ब है। 100 वाट का बल्ब और दोनों ही येलो कलर के बल्ब है। अब दोनों बल्ब को मैं एक तरह से स्विच ऑन करूंगा तो क्या दोनों से जो लाइट निकलेगी वो कोहेरेंट लाइट कहलाएगी क्या? यस सर। दोनों बल्ब से अगर जब लाइट निकलेगी तो ये दोनों लाइट क्या कोहेरेंट सोर्स कहलाएगी क्या? ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो
ये जरूरी नहीं है। चलो फ्रीक्वेंसी सेम भी हो गई है, लेकिन जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? क्योंकि बल्ब में जब लाइट क्यों जलती है, बल्ब से लाइट क्यों ग्लो करती है, क्या होता है जब बल्ब के अंदर करंट फ्लो करती है, एक्चुअल में क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई एनर्जी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं, फिर हाई एनर्जी लेवल से वापस से लो एनर्जी लेवल पे आते हैं, तो एनर्जी रेडिएट करते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो इस वाले बल्ब के मान लो के शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी के शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, क्या उन दोनों की टाइमिंग सेम रहेगी एकदम से जंप करने की फिर एकदम से रिटर्न होने की? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि दोनों की टाइमिंग एकदम सेम रहे, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो कभी भी दो अलग अलग सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस नहीं हो सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट टू डिफरेंट सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस, सिवाय लेजर को छोड़ के। लेजर लाइट जो होती है उसको आप कोहेरेंट सोर्सेस बना सकते हो, लेजर लाइट को छोड़ के बाकी कोई भी दो अलग अलग सोर्सेस को, टू डिफरेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। दो डिफरेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते, ठीक है, याद रखना। टू डिफरेंट सोर्सेस कांट बी कोहेरेंट। दो अलग अलग सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो। फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई है, लेकिन कांस्टेंट फेज डिफरेंस मैच होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक, तो अब हम कैसे कोहेरेंट सोर्स बनाए? तो इसका एक मेथड है जिसका नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कभी सुना हो आप लोगों ने? तो वन मेथड टू क्रिएट coherent sources is one method to create coherent sources is YDSC। YDSC इसका फुल फॉर्म है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो जेई के बच्चे हैं उनका ये मान के चलो कि अगर वेव ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन आएगा तो वो YDSC में से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जेई और नीट दोनों के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीट में क्या होता है कई बार डिफ्रेक्शन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो YDSC इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेव ऑप्टिक्स, तो हम लोग YDSC की बात करेंगे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो उन्होंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखो क्या करा उसने सिंगल सोर्स को दो अलग अलग सोर्स बनाए, ठीक है। टू सोर्सेज आर मेड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। टू सोर्सेज, अब यहां पे लिखो, उसने क्या करा, टू सोर्सेज आर मेड फ्रॉम, एक ही बल्ब से दो अलग अलग सोर्स बनाए। टू सोर्सेज आर मेड फ्रॉम single sources by single source by wavefront distribution। wavefront distribution, wavefront का नाम सुना है आपने कभी? wavefront क्या होती है, सुना है कभी? wavefront distribution क्या होता है, जैसे मान लो मैंने पानी में एक पत्थर डाला, मान लो यहाँ पे पानी है पूरा, पानी के अंदर मैंने पत्थर डाला, तो क्या होगा, इसमें से वेव बनेगी इस तरह से, ऐसे वेव बनेगी पानी के ऊपर, पानी की लहर ऐसे जाएगी, जहां पे पत्थर डालोगे ये लहरें इस तरह से आगे बढ़ेगी। तो वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट के बारे में देख लो, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, एक्चुअल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बाद में। वेव फ्रंट, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, इसको लिख लो, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग
सेम फेज, हैविंग सेम फेज, उन सभी पॉइंट का लोकस जिनका फेस क्या होता है, सेम होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर पार्टिकल पत्थर डाला पानी में, तो ऐसा इक्वल डिस्टेंस पे जो मैं पार्टिकल लूंगा, इक्वल डिस्टेंस पे जो पार्टिकल लूंगा, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये सबके सब मान लो अभी ऊपर जा रहे हैं, तो सारे के सारे पार्टिकल वो भी ऊपर जा रहे होंगे, और फिर एकदम से सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेगी इस तरह से, इनका सबका मैं लोकस बनाऊंगा, लोकस मतलब एक सर्कल, इस तरह से दोनों को सबको ज्वाइन करूंगा, तो ये क्या बन जाएगी, ये वेव फ्रंट बन जाएगी। तो लाइट भी क्या होती है, जैसे लाइट मैंने बल्ब जलाया, तो लाइट से भी जो पार्टिकल्स निकलते हैं, लाइट से भी जो वेव निकलती है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एयर में, हवा में एक बल्ब जलाया, तो इससे इक्वल डिस्टेंस पर मैं जो पार्टिकल लूंगा, पॉइंट्स लूंगा, उन पॉइंट्स को सब मिलाऊंगा, तो जो शेप बनेगी उसको बोलेंगे हम लोग वेव फ्रंट। और वो कैसी शेप होगी, क्योंकि स्पेस में तो सभी डायरेक्शन में जाएगी, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग खाली वेव फ्रंट के बारे में लिख लो। वेव फ्रंट क्या होती है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम फेस, उन सभी का लोकस जिनका वेव फ्रंट, सॉरी जिनका फेस क्या होता है, सेम होता है। ठीक, अब देखो उसने सिंगल सोर्स से कैसे क्या बनाया, उसने सिंगल सोर्स से कैसे लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करा, कैसे वेव फ्रंट डिस्ट्रीब्यूट करी। तो क्या करा उसने, इस तरह से कार्डबोर्ड ले लिया, और कार्डबोर्ड में इस तरह से दो होल बना दिए, इन होल्स लंबे लंबे होल बनाए। जैसे मान लो मेरे पास ये पेपर है, और आपको ब्लेड पता है, ब्लेड या चाकू, इस चाकू से आपने एक लंबा छेद कर दिया इसमें पेपर पे, ठीक है। तो जो आप उसको सामने से देखोगे तो बिल्कुल बारीक आपको दिखेगी एक लाइन, तो वो उस तरह का गेप है ये, इसको स्लिट बोलते हैं। एक्चुअल में छेद नहीं है, एक लंबी सी लाइन है, तो ये आपका क्या हो गया, स्लिट हो गया, इसको बोलेंगे स्लिट। बहुत ही इसकी साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने सोर्स रख दिया, ये मेरा सोर्स है, लाइट का सोर्स बल्ब। इसके सामने यहाँ पर स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन पर मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा, ठीक है। सामने क्या है आपकी स्क्रीन, इसको लिख लो स्क्रीन। अब क्या होता है, लाइट यहां से जा रही है, ऐसे गई लाइट, ऐसे गई लाइट, ठीक है, वेव के फॉर्म में जा रही है वैसे तो। अब क्या होगा, लाइट यहां से लाइट जैसे यहां पर मिलेगी मान लो, तो ये तो इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यहाँ तो अभी दो अलग अलग, ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है, ठीक है। तो ये S1 और S2 दो डिफरेंट सोर्सेस की तरह काम करेंगे, लेकिन इनका जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सिंगल बल्ब से ही निकल रहे हैं, इस वाले पॉइंट से लाइट निकलेगी, इस वाले पॉइंट से भी लाइट निकलेगी, दो अलग अलग छेद में से मुझे लाइट जाती हुई नजर आएगी, लेकिन दोनों लाइट का फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों लाइटें एक ही सोर्स से निकल रही है, तो एक ही सोर्स से निकलने वाली लाइट कोहेरेंट होती है, तो ये दोनों S1 और S2 कैसे होंगे, कोहेरेंट होंगे। तो जो इंटरफेरेंस होता है वो सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेस के बीच में होता है, लाइट में जो इंटरफेरेंस होता है वो सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेस के बीच में होता है। अब लाइट देखो इस पॉइंट पे जाएगी, इस पॉइंट पे जाएगी, इस पॉइंट पे जाएगी, S1 और S2 से, तो कहीं पर तो इनका जो डेल्टा थीटा है वो कहीं तो 0 होगा, और कहीं पे क्या होगा, डेल्टा थीटा आपका पाई होगा। तो जहां पर 0 होगा वहां तो आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पर पाई होगा वहां पर क्या मिलेगा आपको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस वाले स्क्रीन पर मुझे पैटर्न नजर आएंगे, जैसे इस वाले पोर्शन पे मुझे ब्राइट नजर आएगा, फिर उसके पास में मुझे ब्लैक नजर आएगा, फिर ब्राइट, फिर ब्लैक, फिर ब्राइट, फिर ब्लैक, इस तरह से आपको पट्टी टाइप, पट्टी बोलते हैं, पट्टी मतलब बैंड, बैंड टाइप दिखाई देगा। उस बैंड को हम बोलेंगे इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे उसको, इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। तो इस स्क्रीन पर मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा। इंटरफेरेंस क्या, और उस पैटर्न को हम बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न, या फ्रिंज बोलते हैं, फ्रिंज बताऊंगा अभी। एक्चुअल में जो पट्टियां बन रही है, जो बैंड बन रहा है, उस बैंड को हम बोलते हैं फ्रिंज, ठीक है।
तो इस स्क्रीन पर मुझे फ्रिंजेस नजर आएंगे। अच्छा, इसमें हम क्या क्या लेते हैं, स्क्रीन से ये स्लिट से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करना है। दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। दोनों फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। ठीक है, तो आपको सामने वाले स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क इस तरह के पैटर्न नजर आएंगे। उन पैटर्न्स को हम लोग बोलेंगे फ्रिंजेस। ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो फ्रिंजेस हमें अच्छी दिखे, क्लियर दिखे, फ्रिंजेस ब्लर ना दिखे। जैसे आप लोगों को लैपटॉप में या फिर अभी इमेज वगैरह ब्लर दिखती है, आप चाहते हैं तो फ्रिंजेस आपको क्लियर दिखे, तो उसके लिए हम लोगों को एक्सपेरिमेंट में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। वो क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे उसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो लिखो टू गेट क्लियर फ्रिंजेस, टू गेट क्लियर फ्रिंजेस। फ्रिंजेस में आपके दोनों ही ब्राइट भी और डार्क भी, ब्राइट प्लस डार्क, ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। डार्क कहां बन रही है, जहां पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। ब्राइट कहां बन रही है, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम है। ठीक है, तो टू गेट क्लियर फ्रिंजेस ब्राइट एंड डार्क, some approximation and adjustment have to be done in experiment. To get clear fringes bright and dark, some adjustment or approximation, some adjustment and approximation have to be done, has to be done in experiment, has to be done in experiment. तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ अप्रोक्सीमेशन और कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके हमको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? कोई डाउट हो? सर ऐसे ही होते हैं आजकल। हाँ, मैथ की क्लास में भी सर काफी बच्चे आते हैं। सुबह जब मैं मैथ की क्लास लेता हूँ ना, उसमें भी काफी बच्चे आते हैं। मैथ की क्लास वो डीएसआर वाली? हाँ हाँ, आधे लड़के तो ऐसे ही आते हैं। चलो देख लेंगे, सबको देख लूंगा मैं, एक एक को। क्वेश्चन लिखो। हाँ, सबको देखने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उनको देखता हूँ, ट्रेस करता हूँ कौन कौन आता है कौन नहीं आता। हाँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा ना, मैं तुम्हें पता कर लूंगी कौन कहाँ से आ रहा है, लोकेशन सबसे पता कर लूंगा। हाँ सर। चलो क्वेश्चन लिखो। इफ ड्यू टू इंटरफेरेंस, if due to interference of two waves, if due to interference of two waves, the ratio of maximum and minimum intensity, maximum and minimum intensities are, is 9:1। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का जो रेशियो है वो 9:1 है। तो मुझे फाइंड करना है कि उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। कर सकते हो क्या? चलो मैं बता देता हूँ, टाइम शायद कम है। कितना टाइम है? 3 मिनट है। चलो 1 मिनट 2 मिनट में मैं कर दूंगा। वैसे तो 1 मिनट है आपके पास, सोच लो। दो वेव है, दोनों के जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो है वो है 9:1। तो उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा ये बताना है मुझे।
बेटा वो लड़का जो आता है कोई में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो हमारे पास रेशो दे रखा है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। आई ठीक है मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशो है 9:1, ठीक है। आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई मैक्स आपको अगर ढंग से याद हो तो ये √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर था, याद है क्या? और आई मिनिमम जो हमारा आया था वो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर था, यही था 9:1। अब दोनों तरफ मैं अगर रूट हटा दूं, स्क्वायर रूट कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे? √I1 अपॉन √I2 डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्ट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ पर रूट हो जाएगा, मतलब √I1 प्रोपोर्शनल हो गया एम्पलीट्यूड के। तो क्या हो जाएगा इधर? A1 अपॉन प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा A1 प्लस A2 3A1 माइनस 3A2। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4A2, इधर हो जाएगा 2A1। तो A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा? 1:2। तो रेशो आएगा 1:2, यही आंसर है, रेशो आएगा 1:2, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे हम लोग। कैलकुलेशन देख लेना, चेक कर लेना। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 2:1 होगा, सॉरी 2:1 होगा, 2:1 होगा।